गैलेक्सी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास 10 क्लास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो 10 क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप महादेश से है, जो दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है एशिया, जबकि दूसरे नंबर पर आता है यूरोप। तो यूरोप के राष्ट्रवाद यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने देश को महत्व देता है। सबसे पहले अपने देश के प्राथमिकताओं के बारे में सोचता है, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद, जो अपने देश के सांस्कृतिक भौगोलिक को महत्व देता है। तो यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय कहाँ हुआ था? यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था फ्रांस से। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है, यूरोप के किस देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो हम लोग चैप्टर के दृष्टि से देखते हैं तो फ्रांस में सबसे पहले क्रांति भी हुआ था। जो यह क्रांति, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है फ्रांस में क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी को। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बास्टिल का पतन 9th क्लास में। तीसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। उसी तरह से 4 नंबर सवाल है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। पांचवा सवाल है, मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। अगला सवाल है, किसके आक्रमण ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद को
को बढ़ावा दिया। तो इसका आंसर है नेपोलियन। सात नंबर सवाल है, नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला सवाल है, यूरोप के किस देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ? तो फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी वहां के राजा के खिलाफ। उसी तरह से अगला सवाल है, फ्रांस में क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी को। उसी तरह से अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी हो गया वियना। चौथा सवाल है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने क्या किया था कि नेपोलियन के आक्रमण ने जो भी बदलाव किया था यूरोप में, तो नेपोलियन के पतन के बाद उसने वहाँ पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की कोशिश किया। उसी तरह से मेटरनिक यानी कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था कहाँ? तो जर्मनी और इटली में, उसके एकीकरण में। उसी तरह से अगला सवाल है, मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। किसके आक्रमण ने इटली और जर्मनी में? सवाल देखते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, नेपोलियन के पतन के बाद। नेपोलियन का जब पतन हो गया तब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। उसी तरह से 9 नंबर सवाल है, चार्ल्स दस किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो चार्ल्स दस ने अपना प्रधानमंत्री कोलिग्नेक को नियुक्त किया। उसी तरह से 10 नंबर सवाल है, लुई फिलिप किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। अगला 11 नंबर सवाल है, इटली का एकीकरण कब हुआ?
दोस्तों, इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। बारह नंबर सवाल है, कौन इटली का शासक था? इसका जवाब है विक्टर इमैनुएल। इसी प्रकार से 13 नंबर सवाल है, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया? तो इसका जवाब है मेजिनी। 1832 ईस्वी में। चौदह नंबर सवाल है, यंग यूरोप नामक संस्था स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर है मेजिनी। 1834 ईस्वी। पंद्रह नंबर सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर है नाविक। तो आज के क्लास में 15 सवाल हुए। कुल 8 नंबर सवाल है, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, जब नेपोलियन का पतन हो गया 1814 में। उसके बाद कि नेपोलियन के आक्रमण ने जो भी बदलाव किए थे उसी के पुरातन व्यवस्था के लिए। अगला सवाल है, चार्ल्स दस किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो चार्ल्स दस ने अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को नियुक्त किया था, जिसके शासनकाल के समय 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी। उसी प्रकार से लुई फिलिप किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था गिजो को, जिसके शासनकाल में पूरा भुखमरी और बेरोजगारी फैल गया था। तब हुआ था 1848 की क्रांति। उसी